हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली हिंदी की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक काल को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्तमान काल और उसके 6 भेदों के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग काल को कंप्लीट समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग भूतकाल और उसके भेद, अतः भविष्य काल और उसके भेद के बारे में चर्चा करेंगे। कितने भेद होते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें बिना स्किप किए हुए, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भूतकाल। भूतकाल की डिफिनीसन क्या होती है? भूतकाल की डिफिनीसन क्या होती है? क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, पास्ट। पास्ट इंग्लिश में इसको पास्ट बोलते हैं। जहाँ पे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, जहाँ पे क्रिया समाप्त हो चुकी होती है, वो होता है भूतकाल। और वर्तमान क्या काल क्या होता है? मैंने कल ही बताया था। जो क्रिया चल रही होती है वो होती है हमारी वर्तमान काल। और भविष्य काल आज ही पढ़ेंगे। भविष्य काल के अंतर्गत क्या आता है? जो क्रिया शुरू होने वाली हो, जो समय आने वाला हो, वो हमारा भविष्य काल होता है। चलिए दोस्तों, भूतकाल के अंतर्गत मैंने क्या बताया? भूतकाल की डिफिनीसन, क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। क्रिया की समाप्ति का बोध होता है। अब इसके 5-6 भेद हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। और अगर बात कर लें काल के अंतर्गत, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो भूतकाल से ही पूछा गया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान देकर पढ़ना, क्योंकि इनके सभी पार्टों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो संभाव्य के वर्तमान काल में होगा वही संभाव्य के भूतकाल में होगा, वही संभाव्य के भविष्य काल में होगा, लेकिन बहुत छोटा सा अंतर होता है। उन चीज़ों को आप पकड़ना सीखिए। चलिए दोस्तों, पहला आता है इसमें सामान्य भूत। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत डिफिनीसन क्या होती है? क्रिया की समाप्ति के समय को स्पष्ट बोध, क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध नहीं होता। मतलब सामान्य भूत में क्या होता है? क्रिया की समाप्ति का के समय का स्पष्ट बोध नहीं होता है, वो होता है हमारा सामान्य भूत। मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन गया। मोहन गया, मैंने हिंदी पढ़ी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध नहीं है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, क्रिया की समाप्ति का नहीं, क्रिया की समाप्ति के समय का। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जहाँ पे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध नहीं होता है, वो होता है हमारा सामान्य बोध। यानी कि मोहन गया, मोहन गया, मोहन गया बोल तो दिया गया वाक्य, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि मोहन किस टाइम गया। मोहन गया तो है, लेकिन किस टाइम गया, कितने बजे गया, ये क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, मैंने हिंदी पढ़ी। यानी कि इस वाक्य में ये तो क्लियर है कि हिंदी पढ़ी गई है, पास्ट की भी बात हो रही है, दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पे कब हिंदी पढ़ी गई ये चीज़ क्लियर नहीं है। यानी कि क्रिया की समाप्ति का के समय का स्पष्ट बोध नहीं है। आगे अगला एग्जाम्पल दिया है, वर्षा हुई। ये वाक्य भी हमारा ऐसे है कि यहाँ भी क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध नहीं है। और अगला है, लड़के आए। यहाँ भी नहीं क्लियर है कि लड़के आए, कब आए, कितने बजे आए, कोई टाइम का क्लियरिफिकेशन नहीं है, कोई टाइम क्लियर नहीं है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे मिले वो हमारे सामान्य भूतकाल के उदाहरण होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सामान्य भूतकाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, दूसरे नंबर पे आता है नंबर 2, आसन्न भूत। आसन्न भूत। दोस्तों, आसन्न भूत से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसन्न भूतकाल ये होता क्या है? इसका अर्थ होता है निकटतम या तत्काल। आप लोग ध्यान रखना, आसन्न भूतकाल का मतलब होता है निकटतम या तत्काल। डिफिनीशन क्या है? क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगती है। मतलब क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगती है, लेकिन समाप्त हुई नहीं होती है, समाप्त हुई लगती है। ऐसा लगता है कि क्रिया तुरंत जस्ट अभी अभी समाप्त हुई है, ऐसा होता है। वो होता है हमारा आसन्न भूतकाल।
और एक चीज़ आप लोग याद रखना कि यहाँ अभी अभी और पुनरुक्त और दुरुक्त ऐसे शब्द रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल पहला दिया है हमारा, मोहन गया है। मोहन गया है यानी कि आपने ये वाक्य बोला, आपको वाक्य बोलते ही क्लियर हुआ होगा कि मोहन गया है। यानी कि यहाँ पे डिफिनीशन क्या है कि क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगती है, यानी कि इसमें इस वाक्य में स्पष्ट है कि मोहन अभी गया है, तुरंत गया है। तो ये वाक्य हमारा आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत जहाँ पे क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगती है, जहाँ पे क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगती है, ऐसे वाक्यों में हमारा आसन्न भूतकाल होता है। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण लिखा है, राम आया है। राम आया है यानी कि इसमें क्लियर हुआ है कि राम अभी आया है, राम अभी जस्ट आया है। तो इस वाक्य में साफ पता चल रहा है कि क्रिया तुरंत अभी समाप्त हुई है। ऐसे वाक्य हमारे आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है, वर्षा हुई है। अगला है, लड़के आए हैं। ये सारे वाक्य हमारे आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है निकटतम या तत्काल। इससे आपको बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, परीक्षाओं में नहीं पूछेगा। आसन्न भूतकाल का काल की डिफिनीशन क्या है, क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगती है। ऐसे वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया तत्काल समाप्त हुई लगे, वो हमारे आसन्न भूतकाल के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, मोहन गया, इस वाक्य में अभी क्लियर हो रहा होगा, आप सभी लोगों को बोलने में पता चल रहा होगा कि क्रिया तत्काल जस्ट अभी समाप्त हुई है। या राम आया है, ये हमारे आसन्न भूतकाल के उदाहरण हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है नंबर 3, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन देखेंगे, क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका होता है। क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका होता है, ऐसे वाक्य हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। पूर्ण मतलब ही होता है कंप्लीट। पूर्ण मतलब कंप्लीट, जहाँ पे क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है, क्रिया समाप्त हुई हो चुकी होती है, वो हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मोहन गया था। मोहन गया था, तो इस वाक्य को देखते ही आप लोगों को लग रहा होगा, इस वाक्य को पढ़ते समय ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोहन गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन गया था, यानी कि मोहन लखनऊ गया था। अब कब गया था, या कल भी जा सकता है, परसों भी जा सकता है, 2 दिन पहले भी जा सकता है। यानी कि क्रिया जो समाप्त हुई है, क्रिया को समाप्त होने में काफ़ी समय बीत चुका है। ये हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। जिस वाक्य में आपको लगे कि क्रिया काफ़ी समय पहले समाप्त हो चुकी है, वो हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, पिताजी आए थे। पिताजी आए थे, अब ये नहीं क्लियर हो रहा है इस वाक्य में कि पिताजी आए तो थे, लेकिन कब आए थे, 1 दिन पहले आए थे, 1 घंटा पहले आए थे, 4 घंटे पहले आए थे, ये कोई क्लियर नहीं है। यानी कि क्रिया के समाप्त होने में, क्रिया के समाप्त के समय में इसमें काफ़ी समय बीत चुका है। ये वाक्य ऐसे लग रहे हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, वर्षा हुई थी। वर्षा हुई थी यानी कि क्लियर पता चल रहा है कि वर्षा हुई थी। वर्षा मॉर्निंग में हुई थी, कि शाम को हुई थी, कि अगले दिन हुई थी, कि उसके अगले दिन हुई थी। वाक्य में क्लियर पता चल रहा है कि ये वाक्य में क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे आए, वो हमारे पूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, हिंदी, सीडीपी, हिस्ट्री, करेंट, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सभी क्लासें भी चल रही हैं। तो आप वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास भी देख सकते हैं। वो क्लासें भी आपके हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कोई एक सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते, तो आपको पूरा हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला उदाहरण है, उदाहरण नहीं कहेंगे, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट है अपूर्ण भूत। नंबर 4, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल की डिफिनीशन क्या होती है देखेंगे दोस्तों। क्रिया तो भूतकाल में हो रही थी, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्रिया तो भूतकाल में हो रही थी, परंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता। ऐसे होते हैं हमारे अपूर्ण भूतकाल। डिफिनीशन मैंने क्या बताई, क्रिया तो भूतकाल में थी, भूतकाल
पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्रिया तो भूतकाल में होगी होगी, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। सारी चीज़ें, सारी क्रियाएं इसमें भूतकाल में ही होंगी। जितने हम संभाव्य, अपूर्ण और पूर्णभूत, आसन्नभूत, जितने भी वाक्य पढ़ेंगे, जो क्रिया होगी वो भूतकाल में ही होगी। ये डेफिनेटली सच है, बिल्कुल क्लियर है, ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता, यानी कि उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता। नाम ही दिया है कि अपूर्ण भूत, यानी कि अपूर्ण भूत में वाक्य में क्रिया जो होती है वो पूर्ण नहीं होती दिखती, अपूर्ण रहती है। यानी कि क्लियर, आगे एग्जाम्पल लिखा है, राम पत्र लिख रहा था। एग्जाम्पल दिया है राम पत्र लिख रहा था। अब ये नहीं इस वाक्य में क्लियर हो रहा था कि राम पत्र लिख चुका है कि अभी कंटिन्यू किया है, लिख रहा था। यानी कि वाक्य को पढ़ते ही पता चल रहा है कि राम पत्र लिख रहा था। इसमें उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है। जो क्रिया है उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है कि क्रिया समाप्त हुई है कि क्रिया अभी चल रही है। ऐसे वाक्य जहाँ पे आए वो हमारे अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। अगला देखते हैं, मोहन जा रहा था। मोहन जा रहा था, ये भी वाक्य हमारा अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल दिया है, जैसे वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी, ये चीज़ इस वाक्य से पूरा साफ क्लियर हो रहा है कि वर्षा हो रही थी। उसे एग्जैक्ट नहीं पता है कि वर्षा हो ही रही है अभी, कि वर्षा बंद हो चुकी है। अगला दिया है, लड़के आए थे। ऐसे वाक्य जहाँ पे आए, जहाँ पे क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं होता, ये हमारे अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा 5वां नंबर है इसमें भूतकाल के अंतर्गत संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की डिफिनीशन क्या है? क्रिया के भूतकाल में पूरा होने में संदेह बना रहता है। जो क्रिया होती है वो भूतकाल में पूरा होने का संदेह बना रहता है। संदिग्ध का मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पे क्रिया के भूतकाल में पूरा होने का संदिग्ध से संदेह बना रहे, वो हमारे संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण होते हैं। समझेंगे दोस्तों एग्जाम्पल से, जैसे दीपा ने पत्र लिखा होगा। क्लियर नहीं है कि लिखा ही है कि नहीं लिखा है। लिखा है कि संदेह पूरा बना है कि दीपा ने पत्र लिखा होगा, लेकिन क्लियरिटी नहीं है कि पत्र दीपा ने लिखा होगा या नहीं होगा। ऐसे वाक्य जहाँ पे आए, जहाँ पे क्रिया समाप्ति होने में संदेह बना रहे कि वास्तव में ये चीज़ हुई होगी कि नहीं हुई होगी, जिस वाक्य में आपको संदेह की स्थिति पैदा हो, वो वाक्य हमारे संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा संदिग्ध भूतकाल होगा। आगे देखते हैं, रानू ने गीत गाया होगा। रानू ने गीत गाया होगा, ये भी इसमें क्लियर नहीं है कि गीत सच में गाया ही है या नहीं गाया है। एक अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान की स्थिति जहाँ पे पैदा हो, जहाँ पे संदेह की स्थिति पैदा हो, वो हमारे संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण होते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, मोहन जा रहा होगा। मोहन जा रहा होगा, यहाँ भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्लियरिटी नहीं है कि मोहन गया ही होगा कि नहीं गया होगा। ऐसे वाक्य हमारे संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल का हमारा छठा टाइप है हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु का मतलब दोस्तों क्या होता है? कारण, कारण या वजह भी बोल लेंगे, वजह। हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत डिफिनीशन क्या है देखेंगे दोस्तों। इसकी डिफिनीशन है, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण संपन्न नहीं हो सकी। आप लोग इस टाइप को, इस भेद को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इन वाक्यों के उदाहरण में कन्फ्यूजन बना रहता है। इस वाक्य में ये जो भेद है हेतु हेतु मदभूत, इसमें जो वाक्य आपका दिया होगा इसमें आप कन्फ्यूज बहुत होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। इसको बहुत ध्यान से देखना कि हेतु हेतु मजबूत कैसे वाक्यों में होता है। डिफिनीशन से आप नहीं पकड़ पाएंगे इसको, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। डिफिनीशन क्या है? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु, क्रिया तो भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश संपन्न नहीं हो सकी। ऐसे वाक्य हमारे हेतु हेतु मजबूत काल के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखा है, वे बारात में अवश्य आते। वाक्य आपके परीक्षाओं में बस इतना ही दिया होगा। ऐसे वाक्य दिया होगा, नीचे ऑप्शन दे देगा कि ये आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है कि हेतु हेतु मत भूत है। तो दोस्तों
मैंने आगे आप लोगों के समझने के लिए लिख रखा है कि वाक्य दिया है वे बारात में अवश्य आते, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है आए नहीं होंगे। आप लोग ये अपने मन में सेंस लगा लेना कि जहाँ पे क्रिया किसी कारणवश संपन्न होने वाली तो थी लेकिन संपन्न नहीं हुई, यानी कि पता था कि वे बारात में आते तो लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? कुछ भी कारण उसका हो सकता है, लेकिन आपको कभी ये चीज़ एग्ज़ाम में आपके नहीं देगा। आपको एग्ज़ाम में यही चीज़ केवल लिख के देगा वे बारात में अवश्य आते। तो इस वाक्य में आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि क्रिया तो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश क्रिया संपन्न नहीं हुई है। ऐसे वाक्य हमारे हेतु मद काल के उदाहरण होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वे फल अवश्य खाते। वे फल अवश्य खाते, ठीक है दोस्तों, वे फल अवश्य खाते। आगे देखो, समझने के लिए मैंने दिया है यदि दिए गए होते, यानी कि वे फल खाते तो लेकिन उनको फल मिले ही नहीं। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो हमारे हेतु मजबूत काल के उदाहरण होते हैं, जहाँ क्रिया किसी कारणवश संपन्न नहीं हो पाती। ऐसे वाक्य हमारे हेतु मजबूत काल के उदाहरण होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ जो ब्रैकेट में मैंने आपको समझने के लिए लिख रखी ये नहीं लिखी होगी। आपके एग्जाम में केवल इतना ही लिखा होगा, वे फल अवश्य खाते, इसी टाइप का वाक्य लिखा होगा। आगे और अगला एग्जाम्पल दिया है, वे पढ़ते यदि कोई पढ़ाता। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये आपको अपने मन से सेंस लगाना पड़ेगा, अपने मन से ही सोचना पड़ेगा कि वाक्य आगे पढ़ोगे और पीछे का सेंस लगाएंगे आप अपने मन से कि वे पढ़ते। अब आपको दिमाग में इतना, ये वाक्य पढ़ते ही आपके दिमाग में इतना ही आना चाहिए कि वे पढ़ते यदि कोई पढ़ाता, इसीलिए वो नहीं पढ़ सके। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो हमारे हेतु मजबूत काल के उदाहरण होते हैं। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 6 टाइप भूतकाल के। अब आगे बढ़ते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल के बारे में जानते हैं और अपना चैप्टर समाप्त करते हैं। काल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको पता ही होगा हर एक एग्ज़ाम में काल से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, जहाँ पे हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। आप लोग सभी इस चीज़ से परिचित होंगे। भविष्यकाल का क्या होता है? भविष्यकाल की डिफिनीशन होती है, क्रिया का भविष्य में होना बताया जाता है। क्रिया का भविष्य में होना बताया जाता है, वो हमारा भविष्यकाल कहलाता है। जैसे जिसके अंतर्गत 3 टाइप आते हैं, 3 प्रकार, इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य काल जैसे नॉर्मल होता है, मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं जाऊँगा। आपको पता है कि ये सारे एग्जाम्पल हमारे भविष्य काल के हैं। और सामान्य भविष्य मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो वाक्य सामान्य भविष्य काल में जिसकी क्रिया हो रही होगी, सामान्य क्रिया हो रही होगी, वो हमारे सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। और सामान्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल कभी एग्जाम में पूछता भी नहीं है, क्योंकि सब उनको पता है एग्जामिनर को कि सभी इसको सही कर लेंगे। वो आसन्न भूत, हेतु मदभूत, पूर्ण भूत, तात्कालिक वर्तमान, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत जो होता है, जो क्रिया सामान्य रूप से चल रही होती है, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे मैं खेलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं जाऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं सोऊँगा, ऐसे वाक्य जहाँ आए वो हमारे सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण होते हैं। आगे देखते हैं संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, आगे है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है? क्रिया के भविष्य में होने की संभावना को व्यक्त करता है। यानी कि जो क्रिया हो रही होती है वो भविष्य में होने की संभावना। संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य मतलब संभावना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आप लोग सब लोग देखे होंगे कि अभी हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं काल के, तो जो इनके नाम हैं बस आपको थोड़ा सा अच्छे से सोच के आंसर देना है। जो नाम है वही उनका काम है, नाम के अकॉर्डिंग उनमें क्रिया का बदलाव हो रहा है। आप लोगों ने कल से आज तक की क्लास में देखा ही होगा। संभाव्य मतलब संभावना, जहाँ क्रिया भविष्य में होने की संभावना को व्यक्त करता है वो हमारे संभाव्य भविष्यकाल होते हैं। जैसे शायद मैं खेलूँ, शायद मैं खेलूँ, यानी कि क्रिया भविष्य काल में होने की संभावना है। जैसे शायद मैं खेलूं, शायद मैं पढ़ूं, शायद मैं खेलूँगा। या ऐसे कह लें कि कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट नहीं होता है, वो तैयारी कर रहा होता है, वो ऐसे अपने फ्रेंडों से क्या कहता है, शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊं।
शायद मैं क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाऊं। तो उसको क्लियर नहीं है, ये बात भविष्यकाल की हो रही है, लेकिन वो संभावना व्यक्त कर रहा है। ऐसे वाक्य जहाँ पे आए जहाँ पे भविष्यकाल की संभावना व्यक्त की जाए, वो हमारे संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण होते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखना, इसमें शायद, लगता है, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द, ये वाक्य ऐसे शब्द से जरूर जुड़े होंगे 90%। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, ये शब्द शायद, लगता है, ऐसे शब्दों से जुड़े होंगे 90%। तो वो हमारे संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा तीसरा टाइप और अंतिम टाइप काल का। भविष्यकाल के अंतर्गत हेतु हेतुमद भविष्य। हेतु हेतुमद भविष्य ये क्या होता है, इसके अंतर्गत डिफिनीशन देखेंगे। एक क्रिया का भविष्य में होना दूसरी क्रिया के भविष्य में होने पर निर्भर करता है। वे हमारे हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। यानी कि हेतु हेतुमद भविष्य काल के अंतर्गत एक नहीं, इसमें दो दो क्रियाएं होती हैं, और जो एक क्रिया होती है वो भविष्य काल की दूसरी क्रिया के भविष्य काल में होने पर निर्भर करती है। ऐसे वाक्य जहां आए वो हमारे हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया है, आप कमाओगे तो मैं खाऊंगा। यानी कि एक क्रिया इसमें यह है, आप कमाओगे, ये भी क्रिया हमारी भविष्य काल की है, और अगली क्रिया दी है तो मैं खाऊंगा। ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन ये पूरा वाक्य, ये क्रिया एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्रिया एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यानी कि ऐसे जहाँ वाक्य आए वो हमारे, जहाँ पे आप लोग इसको कैसे पकड़ेंगे, जहाँ पे दो क्रियाएं संपन्न हो रही हों और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वो हमारे हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आप आएंगे तो मैं आऊँगा। आप आएंगे, इसको देखो कट कर लो, एक तो ये हो गया वाक्य, आप आएंगे, ये वाक्य भी भविष्य काल का है। अगला है तो मैं आऊँगा, एक अगला ये वाक्य है। लेकिन अगर पूरा सेंटेंस हम लोग एक साथ बोलेंगे, आप आएंगे तो मैं आऊँगा, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, तो ऐसे वाक्य हमारे भविष्य का हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, यदि वर्षा समय से होगी तो फसल अच्छी होगी। एक तो ये वाक्य हो गया, यदि वर्षा समय से होगी, अगला हो गया तो फसल अच्छी होगी। लेकिन एक क्रिया का भविष्य में होना दूसरी क्रिया के भविष्य में होने पर निर्भर कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं। ऐसे वाक्य हमारे हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया है, इंडिया पढ़ेगा तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, क्या मैंने बताया कि हेतु हेतुमद भविष्य काल के अंतर्गत एक क्रिया का भविष्य में होना दूसरी क्रिया के भविष्य में होने पर निर्भर करता है। ऐसे वाक्य जहाँ पे आपको दिखें वो हमारे हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण होते हैं। और आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी ट्रिक क्या है कि इस वाक्य में दो वाक्य, दो हेतु हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण, इसमें दो वाक्य भविष्य काल में दो वाक्य दिखते हैं। जैसे आप कमाओगे तो मैं आऊँगा, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे आप आएंगे तो मैं आऊँगा, यदि वर्षा समय से होगी तो फसल अच्छी होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आप काल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को, ये आज का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट भी आप देखिए, वहाँ पे हमने आपको वर्तमान काल के बारे में अवगत कराया है। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको काल से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं आएगी, आप 101% क्वेश्चन सही करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।